जर्नलिस्ट महोदय, ईएफओ एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। जिसके अंदर जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, सभी की सुरक्षा, सभी की देख रेख उनकी करती है। और इसी में ईपीएस 95 के जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लगातार उनको 700 या 800 रुपये मिलता है। उन्होंने कहा कि मेरा पैसा है 1600 करोड़ रुपया है, वो पैसा जो है रिलीज किया जाए, हमारा जो है पैसा बढ़ा दिया जाए। सरकार जो है समय समय पे, खास करके मोदी जी मुमकिन है, उन्होंने कहा, उनके हमारे कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्ट्री महोदया ने कहा कि हम इनको 7,500 प्लस डीए प्लस पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी सभी देंगे, क्योंकि हम बुजुर्गों का सम्मान और आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये बात हो गई, देंगे, लेकिन अभी तक वो रिलीज नहीं हो रहा है। जिस तरह से बाकी जो है योजना परियोजना लागू करने की बात होती है, लेकिन लागू नहीं होता। और इसी तरह से हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान पे ठेस पहुंच रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर हो या भारत के अन्य शहरों की नुक्कड़ हो, चाहे हमारे आज़ाद मैदान मुंबई हो, हर जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन हो गया। श्रम मंत्रालय में इसकी गुहार लगी। हेमा मालिनी जो बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, अन्य नेताओं ने भी आवाज़ उठाया। डॉक्टर दुआ ने भी मानवता के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से और अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से सरकार से मांग किया, कई कॉरेस्पॉन्डेंस किया, वादा किया गया, लेकिन आज भी ढाक का 3 पात है कि ईपीएस 95 के लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। उम्मीद जताई गई थी कि कश्मीर और हरियाणा के चुनाव से पहले ये पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। अब जो है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है और अभी तक सरकार खामोश बैठी है। सरकार क्या सोच रही है, क्या फ़ायदा और नुकसान देख रही है, ये तो उनको देखना होगा। लेकिन जिस तरह से हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग असहाय हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों का पैसा ही उनको नहीं मिल रहा, तो फिर नौजवानों को नौकरी कहाँ से मिलेगा, बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगा। और ये जो सारी कुरीतियाँ और ये जो सारी खामियाँ हैं, इन तमाम समस्याओं का निदान कैसे होगा। और यही वजह है कि पूरे भारत के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है, नफरत की राजनीति बदल गई है। और ऐसे हालत में मैं बुजुर्गों से कहूँगा कि आप सब लोग निराश नहीं होइए, आस रखिए। आपका अहरा नेशनल पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी, जैसे ही अपनी पोजीशन में आएगी, अहरा नेशनल पार्टी तमाम पेंशनधारियों को सबसे पहले उनका पेंशन देने का, उनको सारे मान और सम्मान देने का काम करेगा। आइए, दिल्ली के अंदर अहरा नेशनल पार्टी 70 महिलाओं को हम चुनाव में उतारना चाहते हैं। आपके बीच में अगर महिलाएं हैं, आपके अगर संपर्क में अच्छी महिलाएं हैं जो सत्ता की गलियारे में आना चाहती हैं बिना डर और बिना खौफ का, तो उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम लोग दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा में महिला को उतारना चाहते हैं और उसके बाद बिहार के राज्य में 243 उम्मीदवार, जहां महिलाएं भी होंगी, जहां दलित शोषित, अति पिछड़ा और तमाम लोग होंगे। क्योंकि अहरा नेशनल पार्टी बिना जात, बिना पात, बिना ऊंच और नीच देखे हर एक को मानवीय मूल्यों पे ले जाना चाहता है। और ऐसी सूरत में हम पेंशनधारियों के साथ हैं और पेंशनधारियों के साथ आपने चुनाव लड़ाने की बात करी थी। जो ईपीएस 95 के महिला पेंशनर है, क्या वो भी आपकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, अगर पेंशनधारी महिलाएं हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, सत्ता में आना चाहती हैं, तो उनका अहरा नेशनल पार्टी एनपी में स्वागत है। हम उनको चाहेंगे कि आपकी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको और भी आगे अपने साथियों तक पहुंचाएं। और अहरा नेशनल पार्टी का U 137 गली नंबर 3 सकरपुर दिल्ली 92 जो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास है, आके मिले और हमसे संपर्क करें। अगर किसी को कॉल या फोन से बात करना हो तो क्या ये अपना नंबर साझा कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9313125531। दूसरा नंबर है 921340
9306 है। और तीसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9910636345, इस पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे बाकी साथी हमारे जो सोशल मीडिया है उन तक भी ये खबर है, तो सभी से संपर्क करके एक शक्ति और ताकत बनाएं, ताकि ये लोग डर और खौफ पैदा करके हमारे हक अधिकार को जो छीन रहे हैं, हमारा जो पेंशन छीन रहे हैं, तो इनको जो है हम सबक दे सके और इनको जो है सत्ता से विमुक्त कर सके। तो एनपी पार्टी में ईपीएस पेंशनों के लिए कितने सीटों की प्रावधान रखी गई है? देखिए, जितने भी आएंगे जो योग्य हैं, जो लड़ सकते हैं, जिनमें समर्थ है, हम अपने 70 में जितनी भी जगह होगी, चूंकि यहाँ पे किसी तरह का आरक्षण नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं, जो आएंगे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो आएंगे उन्हीं को सबको लेकर करके हम लोग 70 की एक टीम बना करके और इस पे जो है विधानसभा दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे, धावा बोलेंगे और मर्दों के खिलाफ होंगे। कुछ एज क्राइटेरिया भी बनाया गया है क्या? क्योंकि ज्यादातर पेंशनर की उम्र 70-75 साल हो चुके हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है वहाँ कहता है कि 25 साल के, चाहे महिला हो या पुरुष हो, 25 साल का उम्र का और एज फैक्टर जो है 70 हो या 75 हो, वो नहीं है। तो 25 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी लड़ सकता है। दिल्ली की विधानसभा में हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि हम लोग मातृत्व शक्ति को लेकर के महिलाओं की शक्ति सशक्तिकरण के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में 70 की 70 महिला को उतारना चाहते हैं विधानसभा में। बाकी लोकसभा में पुरुष हैं, हमारे जो है नगर निगम में पुरुष हैं, अन्य राज्यों में पुरुष हैं, वो रहे, लेकिन दिल्ली की राजधानी को अब 70 महिला संभालेगी। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली जो है लोटेन जोन की तरह, पेरिस, लंदन और टोक्यो की तरह सुंदर और खुशहाल बनेगा। तो साहब, आप मानवाधिकार से जुड़े हुए नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट, फिर क्या ऐसी वजह रह रही कि सरकार आप जैसे बड़े लोगों की भी बात नहीं सुन रही है, फिर आम जनता की सरकार गुहार कैसे सुनती होगी? देखिए, सत्ता पाते ही लोग जो है बहुत ही ईगो उसमें भर जाता है, उसके अंदर एक अहम आ जाता है, उसके अंदर ऐसा लगने लगता है कि मैं राजा हो गया, मैं अब प्रजा का नहीं हूँ। वो मनमानी करने लगता है, तानाशाही करने लगता है, हिटलरगिरी करने लगता है। और ऐसी सूरत में जनता जो है विवश हो जाती है, जनता मूर्ख बन जाती है, जनता ठगी जाती है और वो फिर सोचती है कि अब नहीं तो अगले बार हम इसको हराएंगे। और ये अगले की चक्कर में ये लोग जो है इस तरह से जाल बुनते हैं कि जनता हमेशा इनके ही चक्कर में फंसी रहती है, कभी एक भाई तो कभी दूसरा भाई। और इसी तरह से 10-12 पार्टियां जो कॉरपोरेट बनी हुई है, 10-12 पार्टियां जो लोगों के अंदर खौफ और डर पैदा कर दिया है कि राजनीतिक जो है बड़े लोगों का है, राजनीतिक जो है गुंडे और बदमाशों का है, राजनीतिक सीधे साधे लोगों का नहीं है, राजनीतिक जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए नहीं है। और इस तरह से डरा करके, दबा करके वो अपने आप राज करने रहती है। हमें ज़रूरत है कि गुलामी का एहसास हमें करते हुए, अपनी कमजोरी को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और लड़ना चाहिए। पैसा हो या ना हो, आर्थिक कमजोरी जो है एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, लेकिन लोगों को जिस तरह से खौफ और डर में पैदा किया जाता है, अच्छे से अच्छे लोग पस्त हो जाते हैं और एक तरफा ये लोग गुंडागर्दी, बदमाशी करके, लूट और खसोट करके, चोरी और डकैती करके लोकतंत्र पे कब्जा करता है। और इस मिथ्या को खत्म करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी ने कमर कसा है, आगे बढ़ रहा है। और जनता द्वारा एक जनप्रतिनिधि जो आसानी से इसमें यूथ भी आ सकता है और हमारे जो है बुजुर्ग भी आ सकते हैं। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप आगे बढ़िए और सत्ता में आकर के इन दरिंदों को और इन सारे जो लोग हमें डरा रखा है, ये जो रावण का रूप धारण कर रखा है, इनमें जो है पलीता लगाने की जरूरत है, इनको जलाने की जरूरत है। और राम राज अगर सही में आने में लाना है तो सुशासन आएगा, हम आपको आगे बढ़ना होगा। और अहरा नेशनल पार्टी लिफाफा में खजाना लेके आया है, वादा जो है लिखित में होगा, जो भी एजेंडा होगा लिखित में होगा। जो सारा पार्टियां जुमलाबाजी करती है उनको हराना है। और जिन लोगों की समस्या है, चाहे वो पेंशन का है, चाहे वो जो है डिपॉजिट का, जहां जहां उन्होंने पैसे जमा किए उनको पैसे लेकर के जैसे सहारा गायब हो गया, ऐसे बहुत सारे घटना घटी है। उन तमाम चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। वो सिंगल विंडो सिस्टम से होगा, भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, बेरोजगारी खत्म करना होगा, महंगाई पे अंकुश लगानी होगी।